नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में विहाग वैभव जी के साथ हूँ। अफसोस कि इतने समय से विहाग को क्यों नहीं पढ़ा। मेरी ये श्रृंखला अधूरी रह जाती विहाग की कविताओं के बगैर। ये कविताएं मेरे भीतर के अवकुंठ अवरुद्ध स्वर को भी मुखर करती हैं, चाहे वो राजनीति की समझ हो, समसामयिक तमाम जो स्पंदन है, धड़कन है, जो विभीषिकाएं हैं, विडंबनाएं हैं, विहाग उनको बहुत ही तल्खी से, त्वरा से उद्घाटित करते हैं। बहुत ही सरल, कहूँगी विपरीत कठिन परिस्थितियों में विभाग का पालन पोषण हुआ। इनका जन्म इनके ननिहाल ऊदपुर, जौनपुर गांव सिकरौर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में विपन्नता और अभाव जनित अन्य सामाजिक तमाम विद्रूपताओं, विसंगतियों में इनका बचपन और यौवन बीता। शोधार्थियों, जब मैं इनकी कविताओं से रूबरू हुई तो उनकी कविताओं में विचलित कर देने वाली सपाट बयानी और तमाम वेदनाओं और विद्रूपताओं, विसंगतियों, विडंबनाओं के ब्यौरे मिलते हैं। विहाग का तेवर मिजाज हिंदी कविता में नया तो नहीं है, लेकिन एक नए रूप में लगभग 3 दशकों के बाद लौटा है। विहाग कवि आक्रोश को सजगता के साथ संभालने वाले इस दौर के एकमात्र कवि अगर कहे जाएं तो कोई बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। हिंदी विभाग की अंधी समझदारियां और जड़ताएं अगर उन्हें अपनी जद में न ले सकी तब वह निश्चय ही बहुत दूर तक जाएंगे। हिंदी की लगभग सभी चर्चित पत्रिकाओं में विहाग की कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मराठी हो, बांग्ला हो, असमिया, उड़िया, उर्दू, अंग्रेज़ी, कई भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है और प्रकाशित हो चुकी हैं कविताएं। साल 2022 में पटना विश्वविद्यालय की परास्नातक के कोर्स में विहाग की कविता प्रचलित परिभाषाओं के बाहर महामारी, ये श्रृंखला इनकी कविता सम्मिलित की गई। विहाग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, जैसा मैंने भी बताया। वे प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। मोर्चे पर विदा गीत इनका पहला कविता संग्रह है। विहाग की कविताओं में इन रचनाओं से रूबरू होते हुए मुझे बार बार लगातार एक सक्रिय नैतिक बेचैनी, एक छटपटाहट दिखाई देती है और भाषा का टटकापन भी है। भाषा में तेज है, तल्खी है, लेकिन वो उस पर नियंत्रण करना जानते हैं। और ख़ास बात मुझे यही लगी कि उनकी अलग अलग कविताओं में उनका मिजाज बदलता है, स्वर बदलता है। कहीं अब प्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आक्रोश है, तो कहीं व्यंग्य है, विडंबनाओं का उद्घाटन है, तो कहीं रूपकात्मक प्रतिरोध भी है, और कहीं कहीं बहुत शांत, थिरा हुआ, स्थिर धीर, लेकिन उम्मीद जगाती हुई, है ना, साहसिक कविताएं। तो विहाग की रचना यात्रा, मैं कहूँगी काव्य यात्रा, विविधता से भरपूर है, महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से इनकी कुछ कविताओं में जो मुझे कुंजी वाक्य दिखते हैं, सूक्त वाक्य कहूँगी। हम फूल होते हुए भी महक न सके मगर खिलते रहे, या राख बनाम भबूत, ऐसे कुछ जो बिंब लेकर आते हैं विहाग, वो देर तक और दूर तक आपका साथ निभाते हैं, आपकी स्मृतियों में कैद हो जाते हैं। कविता केवल विचार नहीं है, है ना। कविता कोई नारा, पोस्टर, पैम्फलेट नहीं है। कविता आंदोलन धर्मी तो हो, पर वो अनुभव बन जाए, अनुभव से कमाई हुई कविता है। विहाग के लिए तो मैं ये कहूँगी कि पूरी तरह से अनुभव की आंच में पकी सींची हुई कविताएं हैं।
और वो अनुभव ही सहृदय समाज के भी अनुभव में अगर गहरे बैठ जाती हैं तभी इन कविताओं की मंशा साफ होती है। पहली कविता है, लिजलिजी और अश्लील शांति से भरा है ये समय। शायर, लेखक, विचारक, ज्ञानी, विज्ञानी या तो चुप हैं या बघार रहे हैं सबसे बीभत्स दुर्गंध युक्त पीप भरा दर्शन। जिन मुसलमानों की लाल हत्या में गए वे बचे हुए परिवार को बचाने में जुबान गिराए प्रशांत महासागर में। जिन अछूतों के आशियाने फूंक डाले गए वे बुझी राख पर बैठकर किसी दिव्य सुबह का इंतजार कर रहे हैं। जिनकी फूल जैसी बच्चियों के गुप्तांगों में ठूसा गया सृष्टि का प्राचीनतम पत्थर, उनकी आवाज़ों की घिघियाँ अब तक नहीं खुली हैं। तनी हुई मुट्ठियाँ टूटी हुई हैं, खुले हुए जुबान सिले हुई हैं। तो क्या इतने भर ही जिंदा लोग, तो क्या इतनी भर ही हैं जिंदा लोग? कोई क्यों नहीं पूछता इस सरकार से, इन हत्याकांडों में तुम कैसे शामिल हो? कोई क्यों नहीं पूछता कि खून के सबसे ताज़ा और बड़े धब्बे देश की मुखिया के कुर्ते पर कैसे आए? खेत में लहलहाता हुआ हल कहाँ गया? दरवाजे की खनकती हुई किलकारी क्या हुई? आदिल मियाँ की टोपी का रंग लाल क्यों कर है? तिरकियों के पहाड़ किसने चुराए? हजार हजार सवाल हैं, हजार हजार यातनाएं, और एक मैं हूँ कि चीखता जा रहा हूँ। मगर मेरे साथियों की बेशरम चुप्पी इस कदर कि इतनी लिजलिजी और अश्लील शांति से भरा है ये समय। लिजलिजी, अशांति, अश्लील शांति, ये अपने समय की नैतिक विफलताओं की कविता है। एक तीखा अभियोग लगाती हुई कविता है। इसमें सबसे ज्यादा चीज जो मुझे चुभ रही है वो हिंसा का वर्णन नहीं है, बल्कि उस हिंसा के सामने जो फैली हुई चुप्पी है, जो पसरा हुआ मौन है। और विहाग बार बार उसी बिंदु पर लौटते हैं कि अत्याचार, अनाचार, अनीति, अन्याय जितना भयावह है उससे कम भयावह नहीं है हम बुद्धिजीवियों का, हम लेखकों का, हम विचारकों का, समाज के मठाधीशों का, वर्चस्वधारियों का चुप रहना, मौन रहना, निष्क्रिय, शिथिल पड़ जाना। लिजलिजी और अश्लील शांति बहुत, मैं कहूँगी बहुत शक्तिशाली बिंब है। शांति कोई सकारात्मक अवस्था नहीं है, नैतिक सड़ांध है। एक ऐसी शांति जो अन्याय पर टिके रहने के कारण अश्लील हो गई है। इस कविता की ताकत उसका नैतिक आक्रोश भी है। और अगर मैं आलोचना की दृष्टि से अगर इस पर कुछ ध्यान आपका केंद्रित करूं तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, जटिलताएं हैं कि कविता का स्वर लगातार ऊंचे तापमान पर ही बना रहता है। इसमें तात्कालिक प्रभाव पैदा तो करता है, लेकिन कई जगह कविता घोषणा पत्र जैसा बन जाती है। सबसे बीभत्स दुर्गंध युक्त पीप भरा दर्शन, अब ये भावनात्मक तीव्रता लिए हुए कविता है। पीप भरा दर्शन जैसी अभिव्यक्ति इतनी प्रत्यक्ष और एक रेखीय हो जाती है कि उसमें अर्थ की बहुस्तरीता कम हो रही है। तो कविता लगातार अत्यंत क्रूर और हिंसक बिंबों का उपयोग करती है, जैसे फूल जैसी बच्चियों के गुप्तांगों में ठूसा गया सृष्टि का प्राचीनतम पत्थर। अब ये पंक्ति मुझे झकझोरती है। अत्यधिक क्रूर चित्र कभी कभी सहृदय समाज को सुन्न कर देता है। सत्ता, बुद्धिजीवी वर्ग, मौन समाज लगभग उसी एक ही नैतिक श्रेणी में रख दिए गए हैं। राजनीतिक ऊर्जा तो बनती है पर सामाजिक जटिलताएं कम होती जाती हैं। हर चुप व्यक्ति कायर या सहभागी नहीं होता। डर, असुरक्षा, असमर्थता भी कारण हो सकते हैं। तो कविता इन धूसर क्षेत्रों को भी बहुत जगह नहीं देती। कोई क्यों नहीं पूछता, ऐसी संरचना प्रभावी है। अधिक दोहराव के साथ एक लय और एक लयात्मक तनाव भी पैदा करती है कविता।
कुछ हिस्सों में संयम या विराम अगर होता तो विस्फोट और तीखा हो सकता था। तमाम सीमाओं के बावजूद कविता की जो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है कि एक नैतिक असुविधा पैदा करती है सहृदय समाज में, बुद्धिजीवियों में, विचारकों में, लेखकों में। ये पाठक को सुरक्षित दूरी पर नहीं रहने देती, वो उसको संलग्न कर देती है, अपने साथ जोड़ लेती है। और अंतिम पंक्तियां विशेष रूप से बेहद मारक हैं, असरदार हैं। मेरे साथियों की बेशरम चुप्पी। ये कविता निजी पीड़ा या सामूहिक विफलता को ही नहीं एक साथ पकड़ रही, बल्कि उस अश्लील शांति पर विचार करती है, पूरे सहृदय समाज को बांधने की कोशिश करती है। ये नैतिक हस्तक्षेप की कविता है। इसकी शक्ति उसकी असुविधाजनक ईमानदारी में है। इसकी सीमा भी वही है, कहीं दुर्घटनाओं का या सुअवसर निकल न जाए। तो कुल मिलाकर इस कविता में जो रोज घट रही हैं विभीषिकाएं, विसंगतियां, विडंबनाएं, उन पर तीखा तल्ख और मुझे तो लगता है धारदार बड़ी पैनी नजर विहाग रखते हैं। भीतर से जरा और दम साधो, आंखों में तनिक और नमी लाओ, चेहरे पर पोत लो रोना और भी अधिक, कि भुक्तभोगी जान जाएं कि तुम उनके दुख में उनसे अधिक दुखी हो। उनकी माँ को अखबार में भींच लो बच्चे की तरह और अपनी शर्त या वेदना से उसे तृप्त कर दो, जब तक कि वह तुम्हारी धूर्त संवेदना को पहचान न ले। उसके दुख में सर्वाधिक करुणा उगा लो। उसका सबसे बड़ा हितकारी बनने की प्रतियोगिता में प्रथम आओ। दुर्घटना की एक एक जानकारी बहुत करीने से लो, ऐसी कि जैसे तुम देवता हो और उसमें कुछ जरूरी बदलाव कर सकते हो। इन सब के बीच एक जरूरी काम यह भी करना, वह जो भीड़ से अलग खड़ा अपनी ही खामोशी में बिलखता जा रहा है, उसे परिदृश्य से बाहर ही धकेले रखना। कहीं वह फूट पड़ा तो तुम्हारी आंसुओं का नकलीपन पहचान में आ जाएगा। उसे फूटने के पहले छद्म संवेदनाओं को बुना लो साथी, कहीं दुर्घटनाओं का यह सुअवसर निकल न जाए। दुख की राजनीति, यह भी एक राजनीति है। शो ऑफ, दुख का प्रदर्शन, प्रदर्शन का ही जमाना है, करुणा भी प्रदर्शन में है। इस पर तीखा व्यंग्य करते हैं। यहाँ विहाग सीधे हिंसा या दुर्घटना पर नहीं, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाली तमाम सामाजिक नैतिक अभिनयशीलता, छद्म स्वांग नाटक, अश्लील स्वांग, उस पर प्रहार करते हैं। और यही कविता की भी केंद्रीय चिंता है कि संवेदना का प्रदर्शन हो रहा है, भभा उसका बाजारीकरण हो रहा है और पीड़ा के सार्वजनिक उपभोग का ढोंग किया जा रहा है। कविता शुरू से अंत तक एक स्वर में चलती है। कटाक्ष है, तिरस्कार है, व्यंग्य है, तलखी है और ये तीखापन असरदार है। चेहरे पर पोत लो रोना और भी अधिक, ये पंक्ति मुझे बड़ी मारक और प्रभावी एक साथ, बहुत प्रत्यक्ष, एकदम डायरेक्ट लगती है। संकेतों या सूक्ष्मता की बजाय खुली व्यंजना कर रहे हैं विहाग। छद्म संवेदनाओं की आलोचना करते करते एक नैतिक ऊंचाई ये कविता प्राप्त कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ऐसा लगता है मानो सच्ची संवेदना का अकेला संरक्षक कौन रह गया है, सब नाटक में शामिल हैं। तो ये दृष्टि शक्तिशाली तो है, पर जटिल मानवीय स्थितियों को भी और जटिल और कुटिल बना देती है ना। मर्म और करुणा को कहीं जगह लेने नहीं देती। वह जो भीड़ से अलग खड़ा अपनी ही खामोशी में बिलखता जा रहा है, उसे परिदृश्य से बाहर ही धकेले रखना, यहाँ कविता अचानक गहरी हो जाती है। जो सचमुच का भोगता है, रघुवीर साहब भी कहते थे ना कि जो सचमुच का भोगता है उसे बिलखता, छटपटाता, छाती कूटता नहीं पाते हम। जो सचमुच का भोगता है, दिखाया जा रहा है दुख, और जो शो ऑफ में है, जो प्रदर्शन में है, इनके बीच का बहुत बड़ा अंतराल है। उस अंतर की तीव्रता को विहाग खोल देते हैं।
यह हिस्सा केवल व्यंग्य का नहीं है, ये मानवीय त्रासदी को पकड़ रहा है। देवता जो धूर्त संवेदना में शामिल हैं, जो नकलीपन में, फैब्रिकेशन में शामिल हैं, और ये कविता को नाटकीय और घोषणात्मक बना देती है। आरंभ से अंत तक जो एक छद्म संवेदनाओं को भुना लो साथी, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह व्यंग्य को और धार देती है और बताती है कि दुर्घटनाएं अब नैतिक अवसरों में बदल गई है। आपदा एक संभावना, आपदा एक अवसर आप देख रहे हैं। विशेषतः उस संस्कृति की जहां दुख भी प्रदर्शन का विषय बन गया है, नैतिक पूंजी और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम बन गया है। दुख को भुनाया जा रहा है, दुख के सुख को अनुभूत किए बिना ही। देखिए, एक सचमुच का भोक्ता होता है और एक स्वांग रचता है। दुख को समझने का, उसमें भागीदार होने का छद्म करता है, बनावटी नाटक करता है। तो दुख का प्रदर्शन है एक तरफ, और एक तरफ जो सचमुच में भोगने वाला है। आप ये भी एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इस कविता की सबसे बड़ी ताकत है कि विहाग निर्मम अवलोकन करते हैं और निराश तो नहीं होते, लेकिन इस नैतिकता की द्वैत को पकड़ लेते हैं और एक असुविधाजनक प्रश्न बार बार छोड़ जाते हैं। क्या हम सचमुच दुख में सहभागी होते हैं, किसी के दुख में सहभागी होते हैं, या केवल दुख के दृश्य में उपस्थिति दर्ज कराते हैं? बेहतरीन कविता। हम गलीच में पैदा हुए, गलीच में ही बढ़े और खिले भी, यानी सबसे पुराने और सड़ चुके पानी को पिया हमने, उसी में जिया हमने। हमारे आसपास इतनी दुर्गंध थी कि हम फूल होते हुए भी महक न सके, मगर खिलते रहे। जाने किन कोशिकाओं से बना था मन, जाने कितना जीवट था हमारे पुरखों का रक्त, कि हमें बार बार तोड़ा गया, उखाड़ा गया, मरोड़ा गया, बार बार फेंक दिया गया उस गलीच से उस गलीच। मगर ये हम थे कि बार बार उगाए, हर बार खिल आए। हम फूल होते हुए भी महक न सके, तो क्या हम में एक जिद थी दृश्य को सुंदर बनाने की? हमारे हर बार खिलाने का यही एक रहस्य था। हम किसी जोड़े में नहीं टांके गए, हम किसी हार में नहीं गूंथे गए, हम किसी वेदी पर नहीं रखे गए, यहाँ तक कि फूलों में गिने भी नहीं गए। हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। ये कविता राजनीतिक आरोप कम है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार, जातिगत अपमान और अस्तित्व की जिजीविषा की कविता है। गहरे रूपकों के माध्यम से फूल और गलीच इसका द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। ये इसमें अनुभव को सीधे घोषणा पत्र में बदलने के बजाय रूपकों में साध रहे हैं विहाग। गलीच केवल गंदगी नहीं है, ये हमारा सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार है, जातिगत बहिष्कार है, और ऐतिहासिक उपेक्षा का रूपक बन जाता है गलीच। हम फूल होते हुए भी महक न सके, मगर खिलते रहे। ये प्रतिरोध के नारे की तरह ही नहीं है, जीवित रहने की जिद की तरह है। कविता कहीं भी सीधे किसी सत्ता, किसी समुदाय, समूह, व्यक्ति का नाम तो नहीं लेती, पर उसका सामाजिक आशय स्पष्ट हो जाता है। ये एक व्यापक और बहुस्तरीय कविता है। बार बार हम की पुनरावृत्ति जो है, ये सामूहिक स्मृति की ओर ध्यान दिलाती है आपकी, कि लगातार झेले गए दमन का एहसास कराती है कविता। तोड़ा गया, उखाड़ा गया, मरोड़ा गया, प्रभावशाली पंक्ति है। और हम बार बार उगाए, ये आत्मसम्मान है, ये शिकायत नहीं है। जबकि हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। अब ये अस्तित्व तो अधिकार का कथन है। कविता का स्वर यहाँ बहुत शांत है, इसीलिए गहरा भी। ये फूल बनाम गलीच, ये विरोध साफ है कि हम, दरअसल ये प्रतिरोध की कविता है, पर कोई शोर शराबा नहीं करती, बड़ी धीरज के साथ, धैर्य के साथ। यही इस कविता की उपलब्धि भी है कि अपमान और बहिष्कार के इतिहास को, सौंदर्य और जिजीविषा के रूपक को प्रत्यक्ष क्रोध से नहीं, बल्कि उसके भीतर धंस कर एक शांत, दृढ़ मानवीय घोषणा में कविता बदल देती है। और यही काव्यात्मक ताकत जो है विहाग की, इस कविता को दीर्घजीवी बना देती है।
अगली कविता है, तपते तवे पर डिग्रियां रखकर जवान लड़की जोर से चिल्लाए रोजगार। बिखरे चेहरे वाली अधनंगी लड़की हवा में खून सना सलवार लहराई और रोक कर चीखी न्याय। मुहर लगे बोरे को लालच से देख हंसिया जड़े हाथों को जोड़ किसान गिड़गिड़ाया अन्न। उस सफेद कुर्ते वाले मोटे आदमी ने योजना भर राख दे मारी इनके मुंह पर, मुस्कुरा कर कहा भभूत। ये कविता देखने में जरूर छोटी है शोधार्थियों, पर संक्षिप्त आकार में भी गहरे तीखे राजनीतिक व्यंग्य को, गहरे सामाजिक सरोकार को समेटे है। कुछ ही दृश्यों में बेरोजगारी, आजकल बड़ा हो हल्ला है ना, कॉकरोच पार्टी, कितनी कंटेम्प्ररी है कविता। लैंगिक हिंसा हो, बेरोजगारी हो, किसानों का संकट हो, या सत्ता की जो क्रूर निर्मम प्रतीकात्मक छलांग है, साजिश है, उस सब को दरअसल विहाग इस छोटी सी कविता में पकड़ लेते हैं। बेरोजगार युवक अगर रोजगार की हिंसा को झेल रहा है तो एक तरफ क्रूर हिंसा को और अन्याय को झेल रही है लड़की, जवान होती लड़की, और अन्न की विभीषिका को झेल रहा किसान। अब ये रोजगार, न्याय, अन्न, दरअसल तपते तवे पर डिग्रियां रखकर ये एक दृश्य जैसे विजुअलाइज हो रही चीजें कि डिग्री ज्ञान की उपलब्धि भर नहीं, बेकार पड़ी वस्तु बन जाती है। श्रम बाजार की क्रूरता पर, व्यवस्था की विफलता पर यह संकेत करती हुई कविता है। हिंसा कितनी हिंसक होती जा रही है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं, और सत्ता अपनी पवित्रता और अपनी कृपा और अपनी दया दृष्टि उसको भभूत की तरह, आप देख रहे हैं कि कितना तीखा और सफल व्यंग्य है। भाषा भी इसकी बड़ी कसी हुई है। यही इस कविता की ताकत भी है कि कविता अपने संक्षिप्त होने के बावजूद जो तेज कट्स लिए हुए है, जो प्रतीक और बिंब लिए हुए है, विशेष रूप से दुख का वर्णन करते हुए, जब वो सत्ता के षड्यंत्र को, सत्ता की क्रूरता को, उद्दंडता को मैं कहूंगी, राख को भभूत कहना पूरी कविता का जैसे केंद्रीय राजनीतिक बोध बन जाता है। और एक आखिरी कविता, इसे मैं तो जरूर पढ़ूंगी। राजा को उम्मीद है वह सत्ता में बना रहेगा, जनता को उम्मीद है वह चुनेगी अब की अपना सच्चा नेता। हत्यारे को उम्मीद है वह बच निकलेगा इस बार भी, आएगा फ्रांस से फोन, धरती को उम्मीद है वह सब सह लेगी, चेहरे को उम्मीद है वह छिपा लेगी गीली हंसी, अंधेरे को उम्मीद है सुबह फिर होगी, गोपियों को है उम्मीद लौट आएंगे कृष्ण, संसारा को उम्मीद है मरेगा मेरे कवि का पुरुष, मछुआरे की उम्मीद नहीं टूटी है वह जाल फिर फेंकेगा, आदिवासियों को है उम्मीद अब नहीं आएगा बुलडोजरी दांतों वाला दानव, चिचोर ने जंगल की जांग, उम्मीद उनमें से सबसे खूबसूरत है जो कुछ भी या जिसके होने की संभावना है, तो आओ हम मिलकर हाथ जोड़ें और नियति से करें प्रार्थना, धरती की कोख से सूरज की जड़ तक सबकी उम्मीद बंधी रहे, बची रहे दुनिया, बनी रहे सृष्टि। तो केवल तलखी, आक्रोश, प्रतिरोध, विरोध, घोषणा पत्र ही नहीं है विहाग की कविता, उम्मीद भी है। जनता को उम्मीद है, हत्यारे को उम्मीद है। अब ये दोहराव एक लय बना रहा है, हर वर्ग की नैतिकता को, हर सत्ता की व्यवस्था को, वर्चस्व को, और यहीं पर ये कविता एक आवश्यक मोड़ भी लेती है कि जो राजनीतिक स्तर से उठकर ब्रह्मांडीय विस्तार दे देती इस कविता को, है ना। उम्मीद को भोलेपन की तरह नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता की तरह, क्योंकि हर कवि और हर कविता उम्मीद जताए, इन अंधेरों को चीर कर कुछ रोशनी लाए, यही हमारा गंतव्य होना चाहिए। तो यहाँ सबसे टूटे हुए लोगों को कवि उम्मीद बंधाता है, किसी न किसी संभावना से जोड़ देता है। जैसे मछुआरे की उम्मीद नहीं टूटी, जाल फिर से फेंकेगा। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, इस सादगी में भी कितनी बड़ी ताकत है। बड़े बड़े सिद्धांतों की बात विहाग नहीं करते, छोटे छोटे मानवीय कर्मों को गिनाते हैं और उससे उम्मीद जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध और करुणा के बीच एक संतुलन बना रही है कविता। राजनीतिक चेतना तो है इस कविता में भी, क्योंकि मुझे विहाग राजनीतिक चेतना के ही कवि लगते हैं,
पर एक मिथकीय स्पर्श भी देते हैं, मानवीय थकान से इसको जोड़ते हैं। लंबी अंधेरी रात के बाद कहीं मनुष्य की जिजीविषा बची रहे, जीने की उम्मीद बची रहे। शायद अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, सृष्टि बची रहे। बहुत शुक्रिया।